गांव के एक कोने में मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में कमला अपने इकलौते बेटे सुरेश और बहू रेखा के साथ रहती थी। कमला की उम्र भले ही ढल चुकी थी, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, लेकिन बेटे के घर को अपना घर समझकर वो आज भी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी। कमला के लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था। बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए वो अपनी तकलीफ भी चुपचाप सह लेती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, एक दिन वही बेटा उसकी आंखों में आंसू देने वाला था। माँ जी, ये बर्तन अभी तक पड़े हैं। सुबह से कर क्या रही थी आप? बहू, बस कमर में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। दर्द तो आपको रोज रहता है। अरे काम दिखते ही कमर पकड़ लेती हो आप तो। ऐसा नहीं है बहू, मैं कर देती हूँ अभी सारा काम। क्या कर देती हो सारा काम? 2 काम करके थक जाती हो, बाकी घर कौन संभालेगा? बाकी का काम करने के लिए तुमने क्या नौकर लगाए हुए हैं? बेटी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्दी काम खत्म हो जाए। कोशिश? माँ जी, कोशिश से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। और ये कपड़े कौन धोएगा? मेरी तो जान निकल जाती है काम करते करते। ठीक है बहू, मैं धो दूंगी, तू जाके आराम कर ले। हाँ, वही तो कर सकती हो आप। आखिरकार घर में बैठकर फ्री का खाना भी तो है। अपनी बहू की बात सुनकर कमला की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वापस घर के काम में लग जाती है। तभी वहां सुरेश काम से वापस आ जाता है। अरे माँ सुनो, मैं आ गया। ये आवाज सुनते ही रेखा का चेहरा एकदम बदल जाता है। अरे आप आ गए, बहुत थक गए होंगे। तुरंत पानी का गिलास लेकर सुरेश के पास जाती है। लीजिए, पहले पानी पीजिए। मैं पानी तो पी लूंगा, लेकिन ये बताओ पहले माँ कहाँ है? अरे माँ जी, वो तो मेरा काम में हाथ बटा रही थी। मैंने कहा भी था आराम कर लो, लेकिन मेरी तो वो मानती ही नहीं है। अब आप ही समझाइए माँ जी को। तभी वहां पर कमला आ जाती है। बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे माँ जी, अभी रहने दीजिए, आते ही परेशान मत करो इन्हें। क्या हुआ माँ? कमला रेखा की तरफ देखती है, फिर सुरेश की तरफ। उसके होंठ खुलते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। कुछ नहीं बेटा। पक्का माँ, कुछ नहीं है ना? हाँ बेटा, कुछ नहीं है बहू, मेरा बहुत ख्याल रखती है, बस यही कहना था। ये कहते हुए उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर आ जाता है। रेखा चुपचाप मुस्कुराती है। उसे पता था माँ अपने बेटे का घर बचाने के लिए कभी उसके खिलाफ नहीं बोलेगी। अगली सुबह कमला घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी वहां पर पड़ोस की 2 औरतें आ जाती हैं। अरे कमला, ओ कमला। अरे शांति, सुशीला, आओ बहनों, बहुत दिनों बाद आई हो दोनों। हम तुझे ही बुलाने आए हैं। गांव के बाहर दूसरे गांव में बड़ा अच्छा सत्संग हो रहा है। हम दोनों तो जा रही हैं, तू भी हमारे साथ चल। हाँ कमला, थोड़ी देर भगवान का नाम ले लिया कर। सारा दिन घर गृहस्थी में ही पिसती रहती है। मन तो मेरा भी बहुत है बहन जाने का, लेकिन घर का काम बहुत पड़ा है। अरे काम तो रोज रहेगा, भगवान का नाम लेने का मौका बार बार नहीं मिलता। चल ना कमला, 2 घंटे बैठ लेगी तो मन भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, मैं बहू से पूछ कर आती हूँ। किससे पूछ कर आती हो माँ जी? वो बहू शांति और सुशीला सत्संग में चलने को कह रही हैं। अच्छा, घर का काम छोड़कर अब आपको सत्संग भी जाना है? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। थोड़ी देर में? और सुबह से ये बर्तन पड़े हैं, इनको कौन मांजेगा? बहू तू चिंता मत कर, मैं लौटकर सारा काम कर दूंगी। और कपड़े? वो भी धो दूंगी बहू। दोपहर का खाना? वो भी बनाकर रख दूंगी। तो फिर जाओगी कब? क्या रात को? रेखा 2 घंटे के लिए जा रही है, वो बेचारी भला इतनी देर में क्या बिगड़ जाएगा?
आप मत पड़िए बीच में काकी। ये घर मेरा है और मेरे घर का काम मुझे पता है कि कैसे करना है। हाँ रेखा, माना कि घर तेरा है, लेकिन कमला तेरी कोई नौकरानी नहीं है। मैंने कब कहा कि ये घर की नौकरानी है? लेकिन अगर मेरे घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा ना काकी। काम करना और किसी से दिन रात काम करवाना, दोनों में फर्क होता है बहू। माँ जी को अगर इतना ही भगवान का नाम लेना है तो घर के काम कौन करेगा? क्या आप दोनों करेगी? बस करो बहू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कमला, हर बार तू इसी तरह डर कर पीछे हट जाती है। रहने दो बहन, घर में झगड़ा हो जाएगा। रहने दो, तुम दोनों ही चली जाओ। कमला, अब तुम भगवान के नाम के लिए भी किसी की इजाजत की मोहताज हो गई हो। हाँ, सही कहा काकी तुमने। भगवान का नाम लेने से पहले घर का काम करना होगा। वाह बहू, खुद तो पति के सामने कमला की बड़ी सेवा करती है और पीठ पीछे से इसे चैन से बैठने भी नहीं देती। हमें सब पता है। कमला, आज नहीं तो कभी नहीं, चल हमारे साथ। ऐसे कब तक अपनी बहू की गुलामी सहेगी? नहीं बहन, तुम लोग जाओ, मैं घर पर ही काम कर लेती हूँ। तू सच में बहुत सीधी है कमला, और तेरी किस्मत भी। भगवान ऐसी बहू किसी सास को ना दे। चल सुशीला, इससे क्या कहें। इसे तो अपने दुख से ज्यादा बहू की नाराजगी की चिंता है। इतना कहकर दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं और कमला चुपचाप उनकी तरफ देखती रहती है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो माजी? काम पड़ा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ अपने। हाँ हाँ बहू, अभी करती हूँ। कमला ने रेखा के बताए सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दिए। फिर वो रेखा के पास जाकर धीरे से बोली, बहू, तुमने जो जो काम बताया था मैंने सब निपटा दिया है। अब सत्संग में जाने के लिए 1 घंटा बचा है। क्या मैं पास वाले गांव तक हो आऊं? अब क्या माजी, मेरी मर्जी से जाओगी क्या? नहीं बहू, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे, सोचा तुम्हें बताकर चली जाऊं। अच्छा माजी, अब इतना पूछने की जरूरत नहीं है। जितनी देर जाना है जाओ, मुझे क्या करना है? वैसे भी काम तो हो गया है आज का। ठीक है बहू, मैं थोड़ी देर में सत्संग सुनकर वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ माजी, जितनी देर जाना है जाओ, लेकिन वापस आओगी ना तो बहुत पछताओगी। बहू की बातें सुनकर कमला सोच में पड़ जाती है। वो कुछ देर सोचते रहती है, फिर वहां से चली जाती है। शाम को जब सुरेश घर लौटा तो उसने देखा कि रेखा चारपाई पर लेटी हुई थी। अरे रेखा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चारपाई पर क्यों लेटी हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ नहीं जी, बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए जरा आराम कर रही हूँ। लेकिन हुआ क्या है तुम्हें? मुझे ठीक से बताओ ना। अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। नहीं जी, अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस सिर में थोड़ा दर्द है और बदन भी टूट रहा है, इसलिए लेटी हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर आराम कर लूंगी तो सब सही हो जाएगा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? मैं जल्दी घर आ जाता। आप परेशान हो जाते ना जी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। तुम लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी बना देती हूँ। अरे नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद ले लूंगा। वैसे भी माँ है ना घर में, वो दे देंगी। सुरेश जोर से आवाज लगाता है। माँ, ओ माँ, जरा इधर आना। लेकिन घर में किसी का भी जवाब नहीं आता। माँ, रेखा माँ कहाँ है? माँ जी तो सुबह से ही पास वाले गांव गई हुई हैं। पास वाले गांव? लेकिन इस वक्त तक? हाँ जी, वो सत्संग सुनने गई थी। रेखा की बातों को सुनकर सुरेश को गुस्सा आता है और वो थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब है और माँ को सत्संग में जाने की पड़ी है। आप गुस्सा मत होइए जी, बूढ़ा शरीर है, शायद उनका भी मन कर गया होगा थोड़ी देर बाहर जाने का। लेकिन रेखा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें तुम्हें अकेला छोड़कर माँ को नहीं जाना चाहिए था। नहीं जी, आप माँ जी को कुछ मत कहना। उन्होंने तो जाने से पहले मुझसे पूछा भी था।
मैंने सोचा रोज घर में ही रहती हैं, उनका भी मन बहल जाएगा तो थोड़ी देर भगवान का नाम सुनाएंगी। फिर भी रेखा, तुम्हारी तबीयत खराब थी, उन्हें रुक जाना चाहिए था। आप मेरी चिंता मत कीजिए जी, मैं संभाल लूंगी खुद को। आप माँ जी से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैंने आपको उनके खिलाफ सिखा दिया है। इतना कहकर रेखा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि अब सुरेश के मन में अपनी माँ को लेकर शक का बीज पड़ चुका है। थोड़ी देर बाद कमला वापस घर आ जाती है। वो दरवाजे से अंदर आती है और रेखा को चारपाई पर लेटा देखकर उसके पास जाने लगती है। रेखा बहू, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत खराब हो गई है क्या तुम्हारी? माँ, आपको घर की कुछ चिंता भी है या नहीं? क्या हुआ बेटा? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना गुस्से में लग रहे हो? माँ, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि रेखा की तबीयत खराब है, फिर भी उसे अकेला छोड़कर घूमने चली गई? बेटा, मैं घूमने नहीं गई थी, पास वाले गांव में सत्संग था, बस थोड़ी देर भगवान का नाम ही सुनने चली गई थी। माँ, भगवान का नाम तो बाद में भी लिया जा सकता था, पहले घर देखना जरूरी था। लेकिन बेटा, मैंने जाने से पहले बहू से पूछा था, मैंने उससे कहा था कि सारा काम कर दिया है, अब 1 घंटे के लिए सत्संग सुनाओ। तो रेखा ने तुम्हें मना किया? नहीं बेटा, उसने मना तो नहीं किया था। फिर तो बात साफ है ना माँ, अगर तुम्हें उसकी तबीयत खराब दिख रही थी तो तुम्हें खुद समझना चाहिए था। बेटा, मुझे क्या पता था कि बहू की तबीयत इतनी खराब है, उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो माँ जी को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी बहू रेखा की बात सुनकर कमला हैरान होकर रेखा को देखने लगती है। बेटा, मैंने जिंदगी में तेरी बात कभी नहीं टाली, आज बस 1 घंटे के लिए भगवान का नाम सुनने चली गई तो इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती 1 घंटे की नहीं है माँ, बात जिम्मेदारी की है। तो क्या मैं इस घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती बेटा? अगर निभाती होती तो रेखा को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाती। ठीक है बेटा, आगे से कहीं नहीं जाऊंगी, बस तू मुझसे नाराज मत हो। सुरेश, रहने दो, माँ जी को इतना मत सुनाओ, आखिर वो बूढ़ी है, उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। कमला रेखा की तरफ देखती है और उसे समझ आ जाता है कि रेखा जानबूझकर आग में घी डाल रही है। बहू, तू मेरे बेटे के सामने अच्छा बनने की जरूरत मत कर, मैंने तेरा कभी बुरा नहीं चाहा। देखा सुरेश, अब भी मुझे ही सुनाया जा रहा है। माँ बस करो, मैं रोज घर में यही झगड़ा नहीं देख सकता। तुम्हें रेखा से इतनी परेशानी है तो तुम दोनों साथ कैसे रहोगी? बेटा, मुझे किसी से परेशानी नहीं है, मैं तो बस तेरे घर की खुशी चाहती हूँ। तो फिर मेरी बात मानो माँ, तुम इस घर से चली जाओ। क्या? हाँ माँ, अगर मेरी पत्नी के साथ तुम्हारा रहना इतना मुश्किल है तो तुम कहीं और जाकर रहो। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, इस उम्र में मेरा अपना कौन है? अनाथ आश्रम है ना माँ, वहां तुम्हारी देखभाल भी अच्छे हो जाएगी। बेटा, जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से बनाया, आज उसी घर में मेरे लिए जगह नहीं बची। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इतना कहकर कमला अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कमला घर से निकलकर सड़क किनारे अकेली चली जा रही थी। उसके हाथ में छोटी सी गठरी थी और आंखों में आंसू। तभी सामने से शांति काकी आती दिखाई दी। अरे कमला, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? और ये गठरी लेकर कहाँ जा रही है? कहीं नहीं शांति, बस जा रही हूँ ऐसे ही। मेरी तरफ देख कमला, क्या हुआ है तुझे और तू कहाँ जा रही है? बता मुझे अच्छे से। बेटे ने घर से निकाल दिया शांति। इतना कहकर कमला फूट फूट कर रोने लगती है। तभी शांति उसे दिलासा देते हुए कहती है, चल मेरे साथ, चल मेरे घर में। मैं वैसे भी अकेली ही रहती हूँ। मेरे बेटे बहू शहर में रहते हैं और बेटी अपने ससुराल में है, और वैसे भी मेरा घर खाली पड़ा रहता है। नहीं शांति, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारे घर पर बोझ बनकर। बस,
अब एक और शब्द नहीं कमला, तू मेरे साथ चलेगी। जब तेरे अपने बेटे ने ही तुझे घर से निकाल दिया है तो तू कहाँ पर जाएगी तेरे पास न रहने के लिए? कोई ठिकाना है और ना ही खाने के लिए खाना। मैं सही कह रही हूँ, मेरी बात मान और मेरे साथ चल। शांति, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस बहू की बातों में आ गया है। शांति, मैं जानती हूँ, वैसे वो बहुत अच्छा है। मुझे पता है कमला, माँ अपने बेटे की बुराई सुन ही कहाँ सकती है। इतना कहकर शांति और कमल दोनों ही शांति के घर की तरफ चल देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन शाम को कमला के घर के बाहर एक अनजान आदमी आवाज लगाता है। अरे कमला काकी, काकी घर पर हो क्या? आवाज सुनकर सुरेश बाहर आता है। कौन हो भाई? माँ यहाँ नहीं है, बताओ क्या काम था? अच्छा भाई, तुम सुरेश हो क्या? मैं तुम्हारी माँ को ही ढूंढ रहा था। कुछ पैसे देने थे जो उन्होंने तुम्हें देने को कहा था। पैसे मेरे लिए? लेकिन कैसे पैसे? कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें नई दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए वो अपनी खेत वाली जमीन मेरे पास गिरवी रखना चाहती हैं। सुरेश एकदम चौंक जाता है। क्या माँ हमारी जमीन गिरवी रखने आई थी? हाँ, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनसे कहा था कि पैसे मिलते ही तुम्हारे घर आकर दे दूंगा। ये वही पैसे हैं, तुम रख लो और काकी को बता देना। रवि पैसे सुरेश के हाथ में दे देता है और वहां से चला जाता है। सुरेश पैसे देखते ही पुरानी बात याद करने लगता है। माँ, मुझे नई दुकान शुरू करनी है, लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं। रेखा ने भी साफ मना कर दिया है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तू चिंता मत कर बेटा, तू बस अपना काम शुरू कर, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ने मेरे लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी और मैंने उसी माँ को अपने घर से निकाल दिया। मैं अपनी माँ को समझ ही नहीं पाया। उसने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं किया। सुरेश कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। उधर रेखा घर के अंदर बर्तन समेटते हुए ये सब सुन लेती है। उसके चेहरे का भी रंग उड़ जाता है। वो धीरे से खुद से कहती है, माँ जी ने सुरेश के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी और मैं उन्हें हर वक्त काम के लिए ताने देती रही। पहली बार रेखा को अपने किए पर शर्म महसूस होती है। रेखा कुछ देर तक चुप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सुरेश, मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जमीन तक गिरवी रखने की सोची और मैं उन्हें हर वक्त ताने देती रही। हमें उन्हें वापस लेकर आना चाहिए सुरेश। रेखा की बातों को सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो रेखा, अब हम एक पल भी देर नहीं करेंगे। दोनों कमला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिल जाता है। भाई, क्या तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो कमला जी। अरे वो तो शांति काकी के घर रह रही हैं। उधर सामने वाले मोहल्ले में ही तो है उनका घर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुरेश और रेखा जल्दी से शांति काकी के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर कमला बैठी होती है। सुरेश उसे देखते ही रुक जाता है। माँ? कमला सुरेश की तरफ देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। सुरेश जल्दी से दौड़कर अपनी माँ के पैरों में बैठ जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो। जिस माँ ने मेरे लिए अपनी जमीन तक गिरवी रखने की सोची, उसी माँ को मैंने अपने घर से निकाल दिया। माँ, माफ कर दो मुझे। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझसे गलती हो गई। उठ बेटा, उठ। माँ अपने बच्चों से भला कब तक नाराज रह सकती है? तुझे अपनी गलती का पछतावा है और तू खुद चलकर मेरे पास आया है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। चल, अब ये आंसू पोंछ और उठ जा। रेखा भी कमला के सामने हाथ जोड़ देती है। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत ताने दिए, आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया और आपके बारे में सुरेश से झूठ भी बोला।
आपने फिर भी कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। कमला रेखा को माफ कर देती है और समझाते हुए बोलती है, बहू, गलती इंसान से ही होती है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं बस इतना चाहूंगी कि आगे कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी के आंसू की वजह मत बनना, क्योंकि दिल पर लगी चोट टिकती नहीं, लेकिन बहुत देर तक दर्द देती है। माँ, अब घर चलो। तुम्हारे बिना वो घर नहीं लगता। सुरेश की बातों को सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप जब तक साथ होते हैं उनकी कद्र कर लेना, क्योंकि माँ को अपने से दूर करने के बाद चाहे जितना पछताओ, वो खालीपन कभी पूरा नहीं होता। इसलिए इस बार अपनी माँ को कभी खुद से दूर मत करना। सुरेश और रेखा हाथ जोड़कर माँ से माफी मांगता है। माँ बाप अपनी औलाद से बहुत कुछ नहीं मांगते, उन्हें बस थोड़ा सम्मान, थोड़ा प्यार और अपनेपन की जरूरत होती है। इसलिए जब तक माता पिता साथ हैं, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि उनके चले जाने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।